दोस्तों, हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि कैसे नॉर्मन की पर्सनैलिटी चेंज होती है। वो अपनी माँ की पर्सनैलिटी में मेरियम का और डिटेक्टिव का कत्ल करता है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जरूर देख सकते हो। आज की कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे दुनिया एक खतरनाक कातिल समझती है, पर 22 साल मानसिक अस्पताल में रहने के बाद जब उसे ठीक मानकर आजाद किया जाता है तो उसके अतीत के भूत फिर से उसकी जिंदगी में लौट आते हैं। क्या नॉर्मन बीट सच में फिर से पागल हो गया है? अब ये जानने के लिए शुरू करते हैं इस कहानी को। राकेश मूवी धमाका प्रेजेंट साइको 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें 22 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब उसने यकीन कर लिया होता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, यानी अब उसकी दिमाग की हालत पूरी तरह से ठीक है। अब उसका वकील कहता है कि नॉर्मन को अब रिहा कर देना चाहिए। जज भी उसी फेवर में होता है। तभी मेरियम, जिसका कत्ल नॉर्मन ने किया था, उसकी बहन लाइला वहां पर आ जाती है। उसने अब सैम के साथ शादी कर ली है। तब वो जज से कहती है कि तुम इस खूनी को छोड़ नहीं सकते, ये खूनी जिसने कई लोगों को मारा है। पर जज उसकी बात नहीं सुनता और नॉर्मन को रिहाई मिल जाती है। अब नॉर्मन 22 साल बाद अपने घर वापस आता है। वो अपने घर के तरफ जाने लगता है, तभी वो रुक जाता है। दरअसल वो बेचैन होता है, पर वो अपने आप को संभालता है और घर के अंदर चला जाता है। वह उसे भ्रम भी होने लगते हैं, पर अब वो उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुका है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साइकाटिस्ट ने उसे एक जॉब भी अरेंज कर दी होती है, जो पास ही के रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ एक लेडी से मिलता है जिसका नाम एमा स्पोल होता है, और वहाँ पर एक लड़की से भी मिलता है जो वहाँ वेट्रेस का काम करती है। उसका नाम मेरी होता है। फिर नॉर्मन पूरे काम को समझता है। फिर जब वो रात को घर जा रहा होता है तब वो देखता है कि जो वेट्रेस जिसके साथ वो काम करता है, जिसका नाम मेरी है, वो फोन पर किसी से झगड़ा कर रही होती है। जब नॉर्मन उससे बात करता है तब उसको पता चलता है कि मेरी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, जिसके साथ वो रहती है। अब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे घर से निकाल दिया होता है। तब नॉर्मन कहता है कि तुम मेरे मोटल में रुक सकती हो और तुम्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। फिर मेरी उसके साथ मोटल में आ जाती है। तब नॉर्मन को कुछ लोगों की हंसने की आवाज आती है, इसलिए वो रूम चेक करने जाता है। जब वो वापस आता है तभी वहाँ मोटल का मैनेजर भी आता है, जिसको हॉस्पिटल वालों ने रखा था। तब नॉर्मन मेरी को कहता है कि तुम मेरे घर जाओ। तब मेरी वहां से निकल जाती है, क्योंकि नॉर्मन को मोटल के कुछ रूम में ड्रग्स की शीशियां मिली थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरी वहां पर रुके। फिर वो ड्रग्स की शीशियां मैनेजर को दिखाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। वो कहता है कि ड्रग्स है। दरअसल उसका मैनेजर वहां पर ड्रग्स का व्यापार भी करता था, इसलिए नॉर्मन उसे निकाल देता है। इस बात से गुस्सा होकर मैनेजर नॉर्मन को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। अब नॉर्मन अपने घर आता है जहाँ पर मेरी है। वो आज भी अपने घर पर पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होता। आज भी उसकी पुरानी यादें आज भी उसके साथ है। नॉर्मन के इस रवैये से मेरी को भी ये सब अजीब लगता है। वो वहां से जाना चाहती है, पर अब नॉर्मन कहता है कि जिस तरह तुम घबराई हो वैसे ही मैं भी घबराया हूँ, क्योंकि कई सालों बाद आज मैं पहली बार रात इस घर में गुजारूंगा। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर रुक जाए। मेरी के दिल में भी कहीं ना कहीं डर होता है, पर अब नॉर्मन के कहने पर वो वहाँ पर रुक जाती है। फिर अगले दिन रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जहाँ नॉर्मन और मेरी काम करते हैं। वहाँ वो मैनेजर भी आ जाता है जिसे नॉर्मन ने निकाल दिया था। वो उसे उल्टा सीधा बोलता है और साथ में मेरी के साथ भी बदतमीजी करता है। अब नॉर्मन उस जगह होता है जहाँ वेटर्स ऑर्डर लेके वहाँ पर स्लिप लगाते हैं। नॉर्मन उस ऑर्डर को पढ़कर सेफ को बताता है। तभी वहाँ उसे एक स्लिप दिखती है जहाँ पर ये लिखा होता है कि इस वेश्या को दोबारा मेरे घर पर मत लाना, और नीचे लिखा होता है लव मदर। ये सब मेरी के बारे में लिखा होता है। अब समझ में आता है कि कोई है जो नॉर्मन को यकीन दिलाना चाहता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है। अब नॉर्मन को यकीन हो जाता है कि ये नोट उसके मैनेजर ने लिखा है, जिसको उसने जॉब से निकाला है। वो बाहर गुस्से में जाता है। उसका मैनेजर उसको उकसाता है, उसे साइको कहता है और उसे यह भी कहता है कि तुम सिर्फ लड़कियों को मारते हो, अब आओ मुझे मार के दिखाओ। पर नॉर्मन अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अंदर आ जाता है। तभी वहाँ पे सेफ आता है और वो पूछता है कि क्या हुआ था। तब नॉर्मन कहता है कि वो आदमी जो मेरे मोटल का मैनेजर था, उसको मैंने अब जॉब से निकाल दिया है। वो मेरी से बदतमीजी से बात कर रहा था, साथ में उसने मुझे एक नोट भी लिखा था। तभी वहाँ एमा आती है। वो वहाँ पर चेक करती है जहाँ उसने नोट देखा था, पर वहाँ कोई भी नोट नहीं होता। तब नॉर्मन भी वहाँ चेक करता है, पर उसे भी वहाँ कुछ नहीं मिलता। इस बात से वो परेशान होकर वहाँ से निकल जाता है। जब वो रात को घर पर होता है तब वहाँ पे मेरी आती है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि उसकी दिमाग की हालत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। फिर मेरी शावर लेने जाती है। तभी हमें दीवार पर एक छेद दिखाया जाता है। उस छेद से दूसरी तरफ मेरी को कोई देख रहा होता है। मेरी को एहसास हो जाता है। जब वो बाहर जाकर देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर नॉर्मन को एक कॉल आता है। वो बताती है कि वो उसकी मदर है
उसे अब लगता है कि ये सब उसका मैनेजर कर रहा है। फिर उसी रात मैनेजर अपना सामान पैक करके कहीं जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक साया आता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से 22 साल पहले उस साये ने कई कत्ल किए थे। अब वो साया मैनेजर का कत्ल कर देता है। अगली सुबह वहाँ नॉर्मन का साइकियाट्रिस्ट आता है। वो उसे पूछता है कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ी। तब नॉर्मन कहता है कि मैं अब अपना मोटल चलाऊंगा। फिर नॉर्मन अपने मोटल को पेंट कर रहा होता है, तभी उसको खिड़की पे एक साया दिखता है जो उसी की माँ की तरह लगती है। नॉर्मन भागता हुआ अपने घर पर जाता है। तब वो ये देखता है कि उसकी माँ का कमरा जो हमेशा के लिए बंद था वो अब खुला हुआ पाता है। वो अब धीरे धीरे उस कमरे में जाने लगता। वो वहाँ देखता है कि जितना भी सामान सफेद कपड़ों से ढका था वो अब पूरी तरह से खुला हुआ पाता है। तब वहाँ उसे एक नोट भी मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उस लड़की को अपने आप से दूर रखो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी। और नीचे लिखा होता है लव मदर। तब नॉर्मन को लगता है कि ऊपर कोई है, इसलिए जब वो वहाँ पे जाता है तभी उस कमरे के दरवाजे को कोई बाहर से बंद कर देता है। अब वो वहाँ पे फंस चुका है। वही दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो नॉर्मन के घर के नीचे तहखाना होता है वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि ये घर 22 साल से बंद था, इसलिए वहाँ कॉलेज के कपल्स नशा करने के लिए आते हैं। जब वो कपल्स बेसमेंट में होते हैं तभी उन्हें एहसास हो जाता है कि वहाँ पर और भी कोई है। जब वो लड़का उस कमरे के बाहर देखता है तब उसे एक औरत का साया दिखता है। तब वो दोनों डर जाते हैं। वो लड़की खिड़की से बाहर चली जाती है। जब वो लड़का खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी उसके पैर से एक लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिरता है, जिससे उस साये को पता चल जाता है। इससे पहले वो लड़का खिड़की से बाहर निकलता तभी वो साया चाकू से उस लड़के को मार देता है। वही मेरी घर पर आती है। नॉर्मन मेरी को उस कमरे में ले जाता है जहाँ उसे वो नोट मिला था, पर अब वहाँ पर कोई नोट नहीं होता और सारा सामान फिर से सफेद कपड़े में ढका होता है। तब नॉर्मन कहता है कि यहाँ पर कोई था जिसने ये सब कुछ किया था। फिर वहाँ पुलिस आती है, क्योंकि जिस लड़के का वहाँ पर कत्ल हुआ था और जो लड़की वहाँ पर बची थी उसने अब पुलिस को बुला लिया होता है। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। पर जब पुलिस बेसमेंट में जाकर देखती पर वहाँ पर उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, ना ही उन्हें खून दिखता है। तब मेरी ये कहती है कि नॉर्मन पूरी शाम मेरे साथ था, इसलिए अब पुलिस को भी वहाँ से जाना पड़ता। अब नॉर्मन परेशान होता है क्योंकि उसे अपने आप पर शक होने लगता है। वो कहता है कि फिर से मेरी दिमाग की हालत खराब हो रही है, पर मेरी उसे शांत करती है और वो वाइन लेने मोटल में आ जाती है। तभी मोटल में लाइला आती है जिसकी बहन को नॉर्मन ने मारा था। मेरी लाइला की बेटी होती है। तब लाइला गुस्से में मेरी को कहती है कि तुमने पुलिस को झूठ क्यों कहा कि नॉर्मन तुम्हारे साथ था। तब मेरी कहती है कि जिस वक्त कत्ल हुआ तब नॉर्मन ऊपर कमरे में बंद था, तो फिर नॉर्मन ये कत्ल कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जितने भी नोट नॉर्मन को मिले थे वो सब लाइला की बेटी मेरी ने ही रखे थे, और जो साया घर में नॉर्मन ने खिड़की के पास देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वो मेरी होती है। ये सब उसने अपनी माँ लाइला के कहने पर किया था। वो इसलिए करते हैं ताकि नॉर्मन को पागल समझकर एक बार फिर से उसे जेल में डाल सके। पर मेरी जानती है कि उसकी दिमाग की हालत अब पूरी तरह से ठीक है। वो एक अच्छा इंसान है। साथ ही नॉर्मन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। वो अपनी माँ को छोड़कर नॉर्मन के पास जाती है, पर अब नॉर्मन को लगता है कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, शायद उसी ने ही कत्ल किया है। फिर वो जब वॉशरूम जाता है तभी पॉट के अंदर से खून निकलना शुरू हो जाता है। इस बात से डरकर वो मेरी को आवाज लगाता है। जब मेरी वहाँ आती है तब वो देखती है कि पॉट के अंदर किसी ने कपड़ा रखा है, वो कपड़ा जिससे बेसमेंट में खून साफ किया गया था। तब मेरी नॉर्मन को बाहर भेजती है और वहाँ की सफाई करती है। पर जब वो सफाई करने लगती है तभी उसे एहसास हो जाता है कि दीवार के उस तरफ कोई है। दीवार पर एक छेद होता है। उसे लगता है कि नॉर्मन वहाँ से देख रहा है, पर जब वो बाहर जाकर नॉर्मन को आवाज लगाती है तब वो नीचे होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि घर पर और भी कोई है। फिर वो अपनी गन निकालकर घर की तलाशी लेना शुरू करती है। वो एक छेद से दूसरी तरफ देखती है, तभी उसी छेद से दूसरी तरफ से कोई उसे झांकता है। इस बात से मेरी डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर नॉर्मन आ जाता है। वो उसे बताती है कि बाहर से कोई देख रहा था, इसलिए अब नॉर्मन किचन में जाता है और जो चाकू उसने 22 साल पहले उठाया था जिससे उसने कत्ल किए थे, अब वही चाकू को वो उठाता है। जब नॉर्मन वो तीसरे इंसान को ढूंढ रहा होता है तभी उसको एक औरत की आवाज आती है और वो कहती है नॉर्मन। उस आवाज को सुनकर उसे लगता है कि वो उसकी माँ है, इसलिए वो वापस उसी कमरे में जाता है जहाँ पर मेरी है। वो दरवाजे को बंद कर देता है और वो मेरे को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वहाँ नॉर्मन की दिमाग की हालत अब पूरी तरह से खराब होना शुरू हो जाती है। वो अब कंफ्यूज हो गया है कि उसकी माँ जिंदा है या नहीं। तब मेरी उसको संभालती है। अगली सुबह उसके पास साइकियाट्रिस्ट आता है। वो मेरी और उसके माँ के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताता कि जो तुम्हें बार बार कॉल करती है वो मेरी की माँ है, और जिस साये को तुम देखते हो वो और कोई नहीं बल्कि मेरी होती है। दूसरी तरफ मेरी अपनी माँ से मिलने जाती है। मेरी अपनी माँ से कहती है कि तुम अब नॉर्मन को कॉल करना बंद कर दो, पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से नॉर्मन के माँ का वेश धारण करना पड़ेगा।
ताकि वो मान ले कि उसकी माँ जिंदा है। अगर उसने मान लिया तो पुलिस समझ जाएगी कि उसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है और उसे जेल हो जाएगी। पर अब मेरी वैसा करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ साइकियाट्रिस्ट नॉर्मन के माँ का ताबूत जमीन से निकलवाता है और वो नॉर्मन को दिखाता है कि आज भी उसकी माँ की डेड बॉडी उसके अंदर है, ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। फिर वो मेरी को बताता है कि मैंने अपनी माँ को ताबूत के अंदर देखा था। इसका मतलब यह है कि मेरी माँ मुझे परेशान नहीं कर रही है, वो कोई और है। तभी फोन की घंटी बजती है। नॉर्मन फोन को उठाता है और बातें करना शुरू करता है। तभी मेरी फोन को छीनती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके दूसरी तरफ उसकी माँ लाइला है। फिर वो सोफे पर बैठ जाता है और वो मेरी को कहता है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है और मेरी असली माँ तो ताबूत में है, पर यहाँ पे और भी कोई है। तब मेरी कहती है कि कौन, पर नॉर्मन कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और उन दोनों को दलदल के पास ले जाते हैं। ये वही दलदल होता है जो 22 साल पहले नॉर्मन लड़कियों को मारकर गाड़ी के साथ वहाँ फेंक दिया करता था। वहाँ पुलिस को एक सूटकेस मिलता है और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर मैनेजर के कपड़े होते हैं। तब दलदल से गाड़ी को भी निकाल लिया जाता है। वहाँ मैनेजर की लाश होती है। अब पुलिस नॉर्मन को वापस भेज देते हैं और मेरी को वहाँ पर रोक के रखते हैं। पर अब मेरे को समझ आ गया है कि नॉर्मन अब फंस चुका है। दूसरी तरफ लाइला नॉर्मन के घर जाने लगती है। तभी साइकियाट्रिस्ट उसे देख लेता है। लाइला बेसमेंट में आती है जहाँ उसने विक और कपड़े छुपा कर रखे हैं, ताकि वो ये कपड़े पहनकर नॉर्मन को यकीन दिला सके कि उसकी माँ जिंदा है और फिर से उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। इससे पहले वो उस कपड़े को पहनती तभी वहाँ एक साया आता है और वो लाइला को चाकू से मार देता है। पर अब साइकियाट्रिस्ट बेसमेंट में पहुंच जाता है, पर उसे लाइला कहीं भी नजर नहीं आती। फिर मेरी घर पर आ जाती है। वो नॉर्मन को कहते कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। पर वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब मेरी के मन में भी गिल्ट आ जाता है कि उसकी और उसकी माँ की वजह से नॉर्मन फंसने वाला है, क्योंकि वो जानती है कि नॉर्मन अब निर्दोष है। पर वो कहता है कि इसमें तुम्हारी और तुम्हारे माँ की कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी माँ ने करा है। उसने सबको मारा है ताकि वो मेरी रक्षा कर सके। तभी फोन की घंटी बजती है। वो अपनी माँ से बातें करता है। तभी मेरी उससे फोन लेती है और बातें करना चाहती है, पर दूसरी तरफ कोई नहीं होता। फिर नॉर्मन बात करता है और वो कहता है कि मैं मेरी को नहीं मार सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरी ये सुन लेती है। अब वो समझ जाती है कि उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी वापस आ चुकी है, इसलिए वो नीचे जाकर उसके माँ के कपड़े और विक को पहनकर ऊपर आती है। तब नॉर्मन को कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें फोन को नीचे रखना होगा। पर नॉर्मन उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए वो भागते हुए ऊपर जाती है और दूसरे रिसीवर से उसे कमांड देती है। फिर पूरी तरह से खामोशी होती है। अब मेरी को लगता है कि नॉर्मन अब उसे मार देगा, क्योंकि उसके अंदर उसके माँ की पर्सनैलिटी आ चुकी है। तभी वहाँ पर पीछे से साइकियाट्रिस्ट आता है। मेरे को लगता है कि वो नॉर्मन है। तभी वो गलती से उसे चाकू मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो नीचे जाती है। वहाँ पर नॉर्मन भी होता है। अब वो मेरे को अपनी माँ समझता है। वो उसे चाकू मांगता है और कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, पर मेरे को डर लगता है कि कहीं वो मार ना दे। इसलिए वो धीरे धीरे बेसमेंट में जाती है और नॉर्मन भी उसके पीछे पीछे आता है। पर वहाँ कोयला होता है। नॉर्मन के पैर से कोयला नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइला की दबी हुई बॉडी मेरी को दिख जाती है। उससे लगता है कि उसका कत्ल नॉर्मन ने किया, इसलिए मेरी नॉर्मन पर हमला करती है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वो मेरी को गोली मार देते हैं। उसके बाद हमें पुलिस वाले को दिखाया जाता है, जो रिपोर्टर को बताते हैं कि दलदल में मैनेजर और उस लड़के की जो लाश मिली थी, उन दोनों का कत्ल मेरी और उसकी माँ लाइला ने किया था, ताकि उसका पूरा इल्जाम नॉर्मन पर आ जाए और उसे दोबारा पागलखाने भेज दिया जाए। पर मेरी को बाद में एहसास हुआ कि वो नॉर्मन के साथ गलत कर रही है, इसलिए उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, पर उसने बात नहीं सुनी, इसलिए उसने अपनी माँ को मार दिया। उसके बाद उसकी खुद की दिमाग की हालत खराब हो गई और उसका ये सबूत होता है कि जब हमने उसको मारा था तब उसने नॉर्मन के माँ के कपड़े और विग पहने थे। इसके बाद वो नॉर्मन को मारने की कोशिश कर रही थी और इस तरह से ये पूरा केस खत्म हो जाता है। फिर नॉर्मन अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर एमा आती है। ये वही औरत है जो उस रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो नॉर्मन को बताती है कि वो उसकी असली मदर है और जिसने तुम्हें बचपन में पाला था वो मेरी बहन थी, और यहाँ जितने भी कत्ल हुए थे वो कत्ल एमा ने किए थे, क्योंकि जो भी उसके बेटे को फंसाना चाहते थे उसने उन सबको मार दिया था। और नॉर्मन को भी ऐसा था कि उसकी माँ कोई और है, पर नॉर्मन को ये पता नहीं था कि वो कौन है। पर अब उसे पता चल गया है कि उसकी असली माँ कौन है और उसकी माँ ने सबको मारा है। इसलिए वो अब पीछे से शॉवल से अपनी माँ के सिर पर जोरदार प्रहार करता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो अपने माँ को उठाकर कमरे में ले जाता है और अपने माँ से बहस करना शुरू कर देता है। वहाँ पर हम उसकी और उसके माँ की आवाजें सुनते हैं। ये उसी तरह होती है जैसे हमने 22 साल पहले सुनी थी।
हालांकि उसकी माँ मर चुकी है, पर अब नॉर्मन ने अपने दिमाग को यकीन दिला दिया है कि उसकी माँ जिंदा है। उसकी वो बीमारी जो खत्म हो चुकी थी वो अब वापस आ चुकी है। अब नॉर्मन बाहर आता है और उसका जो मोटल होता है वहाँ लाइट जलती है और वहाँ लिखा होता है वैकेंसी, मतलब कमरे खाली है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तीसरे पार्ट में। बाय बाय।